नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं कक्षा 10वीं डीबीएससी बोर्ड के अंडर इकाई 2 के पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम से ज़्यादा हम बातचीत करेंगे पाठ से संबंधित और कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि 26 सितंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है, मिड टर्म की परीक्षा होने वाली है और पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। इकाई 1 से संबंधित जो आपकी कविता और पाठ है उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इकाई 2 के बारे में बातचीत करेंगे। कविताओं की व्याख्या या पाठ के बारे में पूरा विस्तार से वाचन हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से पता है, साथ में पेपर का पैटर्न क्या है, आप रेडीनेस का पेपर दे चुके हो, सारी महत्वपूर्ण बातें अभी आपको पता है। हम सिर्फ इकाई 2 में लास्ट मिनट में रिवीजन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इकाई 2 के जो पाठ और कविता है उनसे संबंधित, उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो आप जानते हैं इकाई 2 में सफ़ेद रात कविता है और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल 6 पाठ है, 3 इकाई हैं और 6 पाठों से 6 सवाल पूछे जाएंगे। तो हर एक पाठ से एक एक सवाल लगभग आने वाला है। सफ़ेद रात कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बातचीत करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और दूसरा आपका यात्रा वृत्तांत है मधु कांकरिया जी का साना साना हाथ जोड़ी। तो इन दोनों पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इकाई के शीर्षक की बात करें तो ग्रामीण और शहरी जीवन में किस तरह का संबंध है, ये दोनों पाठ इस बात को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गाँव में जीवन कैसा है, शहरों में जीवन कैसा है। और सफ़ेद रात कविता में जो कवि हैं आलोक धनवा है, वो बताने का प्रयास करते हैं कि गाँव का जीवन और शहर का जीवन कैसा है, शहर में उनको कैसा महसूस होता है, शहर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, गाँव से किस तरह से लोग शहरों में आ रहे हैं और किस तरह से पूरी कविता आगे बढ़ती है। सफ़ेद रात कविता आप सभी को थोड़ी मुश्किल भी लगती है, ये एक लंबी कविता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संदर्भ हैं। सफ़ेद रात कविता थोड़ी लंबी कविता है और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। शहर और गांव के जीवन की तुलना भी की गई है, शहरों में किस तरह की समस्याएं हैं, विस्थापन की समस्या है, आतंकवाद की समस्याएं हैं और भी बहुत सारी बातें। इसमें सिर्फ एक छोटे से गाँव या शहर की बात ना करके कहीं ना कहीं पूरे देश की बात की गई। छोटे से शहर, गांव, फिर पूरे देश और फिर ग्लोबल स्तर तक यहाँ पर बातचीत की गई है। बगदाद की बात यहाँ पर की जा रही है, भगत सिंह की बात की जा रही है, हिंसा की बात की जा रही है, बहस की बात की जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे इस कविता में उठाए गए हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो इस साल पाठ्यक्रम में इस पूरी कविता को शामिल नहीं किया गया है। पिछले 3 सालों से इस पूरी कविता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। इस बार लगभग आधी कविता को ही शामिल किया गया है। तो कहाँ तक इसको शामिल किया गया है मैं आपको आज बता दूंगी। और यहाँ पर आप कविता देख सकते हैं। कविता को पूरा हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा हिंट लेते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर हम कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं। आलोक धनवा जो कवि हैं वो शहर की छत पर पूरे चांद की रात को देख रहे हैं, यानी कि शहर से वो शुरुआत करते हैं, फिर अचानक से उनको जंगल की रात याद आती है, गांव की रात याद आती है। तो गांव के जीवन में और शहर के जीवन में कितना अंतर, कितना सुकून कवि को जंगल की रात में महसूस होता है कि वो शहर में रहते हुए भी। और यहाँ पर रात को सफ़ेद कहा गया है, तो सफ़ेद क्यों कहा गया है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि रातें ज़्यादातर काली होती है, लेकिन पूर्णिमा की रात जो होती है, पूरे चांद की रात होती है, उसको हम सफ़ेद रात कह सकते हैं। उसमें रोशनी होती है और कहीं ना कहीं सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है और कविताओं में व्यंग छुपा हुआ होता है। तो कवि है उसको रात को सोना चाहिए, सुकून से रात सोने के लिए होती है, आराम करने के लिए होती है। लेकिन शहर में अपने घर की छत के ऊपर चारों तरफ का वातावरण देख रहा है, उसके मन में शांति नहीं है। तो बहुत सारे इसके संदर्भ हो सकते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि यहाँ रात को सफ़ेद रात क्यों कहा गया है, तो आप अपने विचारों के हिसाब से अपनी बातें लिख सकते हैं। आगे अगर हम कविता को देखते हैं तो यहाँ पर जंगल की रात में क्या क्या होता है वो सारी बातें बताई गई हैं। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि सीधा सीधा यहाँ से सवाल बन जाता है कि शहर में अपनी छत पर बैठकर अपने गांव की कौन कौन सी वस्तुओं को याद कर रहे हैं। तो कौन कौन सी वस्तुओं को याद कर रहे हैं, जंगल किस तरह से एक दूसरे को पुकारते हैं, बारह सिंगे और पीछे छूट गए बारह सिंगों को याद करते हैं। तो कितना अपनापन है। तो सीधी सीधी कविता में बातें नहीं होती हैं। कविता में जो लिखा होता है उसके पीछे जो छुपा हुआ अर्थ होता है वो हमें समझने का प्रयास करना है।
और साथ में हम देखते हैं पीली मिट्टी के रास्ते हैं, महोगनी के बहुत सारे पेड़ हैं, तेज महक वाली घास है। तो ये जो बिंदु हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी वस्तुएं उनको याद आती है, किन के बारे में वो याद करके सुकून महसूस करते हैं, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। खरहे क्या होते हैं? खरगोश होते हैं। पीली मिट्टी के रास्ते हैं, रास्ते यानी कच्चे रास्ते हैं। जो खेत होते हैं उनके आसपास के रास्ते कच्चे होते हैं। रखवारे की झोपड़ी होती है। देर तक गोधुली ओस, गोधुली शाम के समय को हम कहते हैं जब गायें जो होती हैं वो चरने जाती थी जंगल में और फिर वापस शाम के समय दिन ढलने के बाद, सूरज छिपने के बाद अपने घरों की ओर लौटती थी, तो उस समय विशेष को हम क्या कहते हैं? गोधुली। गाय के पैरों से जो धूल उड़ती थी तो उससे यहाँ इस शब्द का आप कह सकते हैं जन्म हुआ है। तो आगे आप ये देख सकते हैं सारी बातें। 7 तारे यानी सप्तऋषि दिखाई देता है आसमान में, और पूरे चांद की शहरी रात में फिर भी उनको याद आती है जंगल की रात। यानी कि जंगल में सुकून है, गांव में सुकून है। गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेखक के मन को आकर्षित करती है। बहुत साल पहले वो गांव में रहते थे, लेकिन आज भी शहर में रहने के बाद, हालांकि शहर में उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, शहर में वो पूरी तरह से बस गए हैं, शहर उनके लिए नया नहीं है, पुराना शहर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उस सुकून को ढूंढते हैं, उस शांति को ढूंढते हैं जो उनको गांव में मिलती थी। इस तरह से यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है, तुलना की जा सकती है शहर की रात की और गांव की रात की जो तुलना है, जंगल की रात की तुलना है, किस तरीके से की है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। कोई भी सवाल कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो आप उसे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फुटपाथ। फुटपाथ पर जो जीवन है, यानी किस तरह से शहरों में फुटपाथ पर लोग, जो गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, तो विस्थापन की समस्या को यहाँ पर दिखाया गया है। ये शब्द आपने ध्यान रखना है, ये समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से संबंधित करके भी सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सफ़ेद रात कविता में कौन कौन सी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई है, किन समस्याओं को उठाया गया है। तो विस्थापन की समस्या आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विस्थापित होकर शहरों में बस जाते हैं। शहर में रहने के लिए उनका कोई अपना घर नहीं होता है, वो फुटपाथ पर सोते हैं और फुटपाथ के ऊपर खुला आसमान होता है। और जो खुला आसमान होता है वो उनकी मजबूरी का प्रतीक है, उनकी लाचारी और बेबसी का प्रतीक है। लेकिन फिर कभी यहाँ पर तुलना करते हैं कि जब हम जंगल में, गांव में खुले आसमान के नीचे आंगन में सोते थे, तो वो खुले आसमान के नीचे सोना और फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं मजबूरी में, गरीबी में, लाचारी में, उनका सोना, दोनों में बहुत अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो खुली छतें हैं, जो गांव की खुली छतें हैं जहाँ पर सुकून से लोग सोते थे, तो वो उनको याद आते हैं। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलना की गई है जंगल की रात, गांव की रात और यहाँ पर जो शहर का जीवन है, शहर का जो आसपास का वातावरण है रात के समय में, उसकी तुलना की गई है। तो ये तुलना जो है, इससे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। और शहर में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। कवि को यहाँ पर कैसा महसूस होता है, किस तरह की भावनाएं उसके मन में आती हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। परीक्षा में जो आपकी कविता होती है, जो पाठ होता है, उसी से संबंधित करके सवाल पूछा जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कविता में एक असहायता है, किस प्रकार की असहायता की बात की गई है। तो कैसी असहायता है कि हम चाहकर भी इन समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे। हमें पता है समस्याएं हैं, हमें पता है कि अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जिस असहायता की बात की गई है वो ऐसी असहायता है कि हम चाहकर भी इन समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे, हम चाहकर भी इन सभी समस्याओं के हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और एक उम्मीद जो है ऐसी है जो हमें तकलीफ दे रही है। उम्मीद हमेशा खुशी की होती है, अच्छे कार्यों की होती है, समाधान के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी उम्मीद भी नहीं है मन में जिससे हम इन समस्याओं को दूर कर सकें। उसके बाद कुछ पंक्तियाँ जहाँ से सीधे सवाल बन सकते हैं। परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो, जैसे शहरीकरण की समस्या को दिखाया गया है। और शहरीकरण जो है कहीं ना कहीं देश की भलाई के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारा तकनीकी विकास यहाँ पर हुआ है, भारत की इकोनॉमी यहाँ से बनती है, भारत उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। शहरों में मशीनें हैं, शहरों में बहुत सारी तरक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरीकरण के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। और एक परिवार पूरा टूट जाता है जब गांव से कोई शहर में आता है रोजगार की तलाश में। तो यहाँ से संबंधित करके सवाल पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये सारी बातें स्पष्ट करके लिखी हुई है कि जब कोई व्यक्ति शहर में कमाने के लिए, रोजगार के साधन ढूंढने के लिए, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए गाँव छोड़कर शहर में आता है, तो ना उनके पुरखे साथ आते हैं, ना उनके जानवर साथ आते हैं, ना गाँव के लोग साथ आते हैं। शहर में बसने का क्या मतलब है, शहर में ही ख़त्म हो जाना, ऐसा क्यों कहा गया है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि एक बार व्यक्ति रोजगार की तलाश में या किसी भी कारण से गांव से शहर में आ जाता है, तो शहर एक जाल की तरह होता है और वो जाल में फंसता ही चला जाता है, वापस लौट नहीं पाता है।
उसके बाद शरणार्थी शिविर, तो ये विस्थापन की समस्या है। शरणार्थी शिविर के दृश्य यहाँ पर आते हैं। भविष्यहीन तंबू, इनका कोई भविष्य नहीं होता है। हम किस तरह के सफ़र में शामिल हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। कभी ऐसा क्यों कहते हैं कि हम कैसे सफ़र में शामिल हैं? हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी क्यों है? सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, लेकिन भीतर हम भटकते ही रहते हैं। हमारे मन में अभी भी सुकून और शांति नहीं है। उसके बाद बहुत सारे शहरों की बात की गई है, लखनऊ की, इलाहाबाद की, कानपुर, बनारस, पटना, अलीगढ़। ये जो शहर हैं पहले अपनी संस्कृति के कारण, अपनी अच्छी बातों के कारण जाने जाते थे, लेकिन यहाँ पर इतनी हिंसाएं होने लगी हैं। किस तरह का समाज यहाँ पर बनता हुआ चला जा रहा है कि आज इन शहरों की पहचान सिर्फ हिंसक वारदातों के लिए हो रही है। सिर्फ हिंसा के बाजार ये बनते हुए जा रहे हैं और इनके भीतर कई सौदाई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंसा को अंजाम देते हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं। धर्म और जाति के नाम पर किस तरह से भेदभाव हो रहा है हमारे वास्तविक जीवन के साथ भी, रियल लाइफ के साथ भी जोड़कर इन समस्याओं को हम देख सकते हैं। अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर, श्रीनगर, इन सब में हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। तो हिंसा किस बात पर हो रही है, किस तरह की हिंसा की यहाँ बात की जा रही है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद हिंसाएं होने के बाद बहस होती है। किस तरह की बहस होती है? बहस के साथ साथ हत्याएं हो जाती हैं और हत्याएं होने के बाद उसके जो अपराधी हैं उनको सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि उनके ऊपर ऐसे बहस की जाती है कि जो अपराधी हैं उनको बचाया जाता है। किसी भी समस्या के ऊपर बहस करने का उद्देश्य होता है उसके समाधान तक पहुंचना, लेकिन यहाँ पर जो बहस होती है वो समाधान के लिए नहीं होती, बल्कि दोबारा से एक और अपराध यहाँ पर हो जाता है। उनका अंत भी हत्याओं में होता है। तो इस बार आपके पाठ्यक्रम में यहीं तक इस कविता को शामिल किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपके पाठ्यक्रम में इस कविता को सिर्फ यहीं तक शामिल किया गया है, पूरी कविता को शामिल नहीं किया गया है। वैसे पूरी कविता की व्याख्या अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इस बार यहीं तक आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आगे की जो कविता है वो आप अपनी जानकारी के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में केवल यहीं तक पूछा जाएगा। तो अंतिम पंक्तियों में आप देख सकते हैं हिंसा किस बात पर हो रही है, आज समाज में किस तरह की हिंसा हो रही है, बहसें किसके ऊपर होती हैं, बहसों का परिणाम क्या निकलता है। बहस होने के बाद समाधान नहीं निकलता है, बल्कि एक और हत्या हो जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इन बहसों को करने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, वो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, अपने पद और मान प्रतिष्ठा को बचाने में लगे हुए हैं। तो आज के जीवन के साथ भी आप जोड़कर देख सकते हैं समाज में आसपास की कैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस तरह की आसपास सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनसे जोड़कर आप देख सकते हैं। तो पूरी कविता में अगर हम दोबारा से बातचीत करें तो गांव और शहर की तुलना की गई है। कविता में गांव और शहर के जीवन की तुलना की गई है। गांव के लोग कैसे होते हैं, शहर के लोग कैसे होते हैं, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। कवि को शहर में अपनापन महसूस क्यों नहीं होता है, रेडीनेस में भी पूछा गया था। कवि को शहर में कैसा महसूस होता है, गाँव में कैसा महसूस होता है। तो जो भी कविता में बातें आई है उनको थोड़ा विस्तार देते हुए अपने उत्तर आप लिख सकते हैं। शहरों में बसने की बुनियाद परिवारों का टूटना क्यों बताया गया है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। शहरी जीवन में बढ़ती हिंसा के कौन कौन से कारण हैं, शहरी जीवन में बढ़ती हिंसा के कौन कौन से कारण हैं, क्या इन कारणों को हम समाधान तक पहुंचा सकते हैं। विशाल शरणार्थी शिविर, भविष्यहीन तंबू, विस्थापितों जैसी शक्ल, इन शब्दों का प्रयोग कवि ने अपनी कविता में क्यों किया है, इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। चांदनी रात के प्रकाश में शहरों में कवि को किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। चांदनी रात है फिर भी उनको नींद क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों भटक रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि उनका मन अंदर ही अंदर भटकता रहता है। इस पूरी कविता में बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे सवालों को पूछा गया है और इसी से संबंधित करके आपके पेपर में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। ये जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस कविता से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप कर सकते हैं। आइए दूसरे पाठ के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जो कि यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया इनकी लेखिका हैं। पिछले साल तक आपके पाठ्यक्रम में बुद्ध, बारूद और पहाड़, जो मधु कांकरिया का ही यात्रा वृत्तांत था, उसको शामिल किया गया था। इस बार इसको बदल दिया गया है। तो इस पाठ में, पूरे पाठ में लेखिका जो मधु कांकरिया है वो सिक्किम की यात्रा पर जाती है, हिमालय की तरफ यात्रा करती है और किस तरीके से वहाँ के लोगों का जीवन है, सिक्किम की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ की सभ्यता कैसी है, संस्कृति कैसी है, ये सारी जो बातें हैं लेखिका ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में बताई है।
तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो लेखिका है वो पूरा जो सिक्किम शहर है उसकी खूबसूरती का वर्णन करती है, कैसे वो जगमगाता गैंगटोक शहर दिखाई देता है। तो यहाँ से सीधा सवाल बन जाता है, लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का वर्णन अपने शब्दों में किस प्रकार करती है। तो ये आप सारी बातें लिख सकते हैं। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनता है कि सिक्किम को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में मैदानी इलाके की अपेक्षा जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये सारी बातें लेखिका अपने यात्रा वृत्तांत में समय समय पर जैसे जैसे पाठ का विस्तार आगे बढ़ता हुआ जाता है बताती हुई चलती है। तो पूरे पाठ के आधार पर आप बच्चों के उदाहरण दे सकते हैं, महिलाओं के उदाहरण दे सकते हैं, लोगों के उदाहरण दे सकते हैं कि वो कैसे मेहनत करते हैं। और इसी आधार पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने और संघर्ष करने के आधार पर लेखिका गैंगटोक शहर को क्या कहती है, मेहनतकश बादशाहों का शहर। तो यहाँ से दो सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। फिर लेखिका जो खूबसूरती है उसके बारे में वर्णन करते हुए चलती है और आगे बढ़ती है। और साथ में इस पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी किस आधार पर रखा गया है ये भी लेखिका बताती है कि ये एक क्या है, प्रार्थना है। और साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसली। इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह सुबह एक नेपाली युवती इस प्रार्थना को गा रही है और लेखिका को ये बहुत ही पसंद आती है और लेखिका अपने यात्रा वृत्तांत का नाम भी इसी के आधार पर रख देती है। उसके बाद लेखिका युमथांग एक जगह है जहाँ पर उनको घूमने के लिए जाना है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ आई है और यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाना चाहती है। युमथांग 149 किलोमीटर की दूरी पर है गैंगटोक से, जो गैंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और युमथांग का अर्थ होता है घाटियाँ। सारे युमथांग का अर्थ क्या होता है, घाटियाँ होता है। घाटियों से भरा, पहाड़ों से भरा हुआ ये इलाका है। और इस तरीके से लेखिका एक गाइड भी करती है जिससे संबंधित करके भी सवाल पूछा जाता है। और गाइड का नाम क्या होता है, जितेन नार्गे। साथ में यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपके रेडीनेस में भी पूछा गया था, कि श्वेत पताकाएं कब लहराई जाती हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद लगी बौद्ध पताकाएं दिखती हैं और ये किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। और ऐसा माना जाता है इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर कोई और शुभ कार्य होता है, कोई नया कार्य होता है, तो ये जो पताकाएं होती हैं वो रंगीन होती हैं। और नार्गे जो हैं, जितेन नार्गे हैं, ये सारी जानकारी उनको देते हुए चलते हैं। एक सवाल जितेन नार्गे के नाम से बन जाता है कि एक अच्छे गाइड के क्या गुण होते हैं, और जितेन नार्गे में क्या एक अच्छे गाइड के गुण थे, पाठ के आधार पर लिखिए। तो पूरे पाठ में जितेन नार्गे किस तरह से लेखिका और उनके साथियों को सारी जानकारी देते हुए चलते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हुए चलते हैं, उनकी पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी लेखिका और उनके साथियों को ना आए ये सुनिश्चित करते हैं। तो ये सारी बातें आप उदाहरण के तौर पर स्पष्ट लिख सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारी जगह आती है। तो पूछा जा सकता है कि यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगहों के बारे में जितेन नार्गे या लेखिका घूमने जाती हैं। तो कवि लॉन्ग स्टोक एक जगह है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और इस तरह से यहाँ पर पूरी बातें जितेन नार्गे उनको बताते हैं। और ये किस तरह से यहाँ पर एक धर्म चक्र की बात हुई है, धर्म चक्र जिसको प्रेयर व्हील भी कहते हैं। और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और फिर ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर आ जाती है कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन जाता है कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि भारत की आत्मा एक जैसी है। यानी भारत के किसी भी कोने में हम क्यों ना चले जाएं, हमारे जो विश्वास हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो आस्थाएं हैं, पाप पुण्य की अवधारणाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो लगभग एक जैसी है। तो हमारा शरीर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमारी आत्मा एक जैसी है। आगे धीरे धीरे लेखिका हिमालय की वादियों में हिमालय की खूबसूरती के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि हिमालय की खूबसूरती का वर्णन कीजिए। लेखिका साना साना हाथ जोड़ी अपने यात्रा वृत्तांत में किस तरह से हिमालय की खूबसूरती के बारे में बताती है। तो हिमालय कितना खूबसूरत है, वहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ हैं, किस तरह से हिमालय रूप बदलता है, कितना विशाल है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, नेपाली जो महिलाएं हैं, पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए, तो मेहनतकश बादशाहों का शहर इसे कहा गया है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम पूरे पाठ को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसे सुनना चाहते हैं
तो इसका वाचन मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बातचीत कर रहे हैं। अगर ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आप सुन भी लेते हैं या ध्यान रखते हैं तो यहीं से आपकी मिड टर्म की परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। साथ में ये पूरा का पूरा वर्णन किया गया है, किस तरह की घाटियां हैं, रंग बिरंगे फूल है, हिमालय की सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। और हिमालय पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या है, रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हुए चले जाते हैं। पूरे के पूरे पाठ में बीच बीच में बोर्ड लगाए गए हैं लोगों को चेतावनी देने के लिए। तो ये सारी बातें आप क्या करेंगे, तीस्ता नदी की सुंदरता के बारे में बातचीत की गई है और इस तरीके से पूरी लेखिका हिमालय को मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर पुकारती है, क्योंकि हिमालय की जो सुंदरता है पराकाष्ठा पर है। तीस्ता नदी की सुंदरता बहुत ही सुंदर है और आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बहुत सारे जो सैलानी है वो इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद करने में मशगूल होते हैं, लेकिन लेखिका जो होती है ऐसा नहीं करती है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि लेखिका पूरी की पूरी खूबसूरती को अपने मन में समा लेना चाहती है। क्यों समा लेना चाहती है? क्योंकि वो उसको महसूस करना चाहती है। कैमरे में कैद कर तो हम लेते हैं, लेकिन उस पल को हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उस पल को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो लेखिका इस सुंदरता को अपने मन में समा लेना चाहती है ताकि सालों बाद भी अगर वो हिमालय की इस यात्रा के बारे में सोचे तो उसको महसूस कर सके। ये लेखिका का अपना अंदाज है और ऐसे लगता है लेखिका को यहाँ पर आने के बाद कि उसकी सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि प्रकृति की सुंदरता यहाँ पर अपनी पराकाष्ठा पर है, अपनी चरम सीमा पर है और यहाँ पर इतना शुद्ध और स्वच्छ वातावरण है कि लेखिका के मन में जो भी बुरी भावनाएं हैं, जो तामसिकताएं हैं, जो दुष्ट वासनाएं हैं, वो सारी की सारी ऐसे लगता है इस तीस्ता नदी के जल में, यहाँ के वातावरण में, हिमालय की विशालता में, प्रकृति की सुंदरता में पूरी तरह से क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पाठ में जहाँ से संबंधित करके सवाल पूछा जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं जो हिमालय की सुंदरता है, छाया और माया का अनूठा खेल और इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया है, जादू की छड़ी घुमा दी है और किस तरह से पूरा वातावरण, कहीं पर मोटी चादर है बादलों की, कहीं पर बादल छाए हुए हैं, कहीं पर धुंध, छाया के पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने श्रेष्ठतम रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर जन्नत बिखरी हुई है ऐसा लगता है। और बहुत सारे बोर्ड भी लगाए हुए हैं, थिंक ग्रीन, हरियाली के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। आगे आप देख सकते हैं ये पूरा हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया गया है और लेखिका इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, कहीं ना कहीं खो जाती है और पूरी तरह से यहाँ का जो अद्वितीय सौंदर्य है उसमें डूब जाती है। स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूल, वादियाँ, झरने और इसके बीच में भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग। यानी कि एक तरफ तो इतनी सुंदरता है और दूसरी तरफ लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पर बीआरओ की तरफ से, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर चेतावनियां लगाई गई हैं और साथ में यहाँ पर बातचीत करने पर पता चलता है कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। बड़ा बड़ा दुसाध्य कार्य है, यानी कि जिसको बहुत मुश्किल से किया जाता है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना। और यहाँ पर जो पहाड़ों पर रास्ता बनाया जाता है तो वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। बहुत ही मुश्किल काम है। इतनी ऊंचाई पर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो सीधे रसातल में, यानी कि सीधे लोग नीचे खाई में गिर जाते हैं और इस तरीके से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आगे आप देख सकते हैं लेखिका आगे बढ़ते हुए जाती है और वहाँ पर लोगों के बारे में बातचीत करते हुए चलती है, किस तरह का वहाँ का जनजीवन है, कितना संघर्ष उनके जीवन में है और जितेंद्र नार्गे भी उनको बताते हुए चलते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि जो मजदूर वर्ग है वो कितना ज़्यादा मेहनती होता है, कितना ज़्यादा एक तरह से योगदान देता है, लेकिन फिर भी उसको मजदूरी के नाम पर, मेहनताने के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। वो लोगों के घरों में काम करता है, लोगों के लिए घर बनाता है, लेकिन अपना खुद का घर नहीं होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन फिर भी उनको हम इतना नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है हम सभी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। लेखिका आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनका संघर्ष दिखाया गया है। लेखिका आगे बताती है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल बस नहीं आती है और 3 से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और इसके बाद इतना ही नहीं,
स्कूल से वापस आने के बाद भी वो अपने माता पिता का काम में हाथ बटाते हैं और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी बातें यहाँ पर लेखिका बताते हुए चलती है। बहुत सारी चेतावनियाँ यहाँ पर दी जाती है। रास्ते जो हैं वो बहुत खतरनाक कैसे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ते हैं रास्ते बहुत ही संकरे हो जाते हैं, सड़क की चौड़ाई बहुत कम होती है और वहाँ पर जीप चलाना या कोई भी व्हीकल चलाना बहुत मुश्किल का काम है। तो लेखिका को यहाँ पर डर भी लगता है और यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेखिका और उनके साथी युमथांग जाने वाले हैं। जितेन नार्गे उनको लेकर जा रहे हैं, लेकिन युमथांग पहुंचने से पहले रात हो जाती है और वो एक बस्ती में, युमथांग पहुंचने से पहले लायुंग बस्ती में वो रुकते हैं एक रात के लिए, ताकि रात में वहां पर अपना समय बिता सके और सुबह दोबारा से युमथांग के लिए चल सके। लेकिन वहां पर एक युवक से बातचीत करने के बाद लेखिका को पता लगता है कि युमथांग में अब बर्फ पड़ती है या नहीं, क्योंकि लेखिका और उनके साथियों को बर्फ देखने का बहुत ही मन में जिज्ञासा थी। वो बर्फ को देखना चाहते थे, उनके मन में बहुत ही रोमांच था कि बर्फ़ कैसी लगती है, क्योंकि जो मैदानी इलाकों से लोग आते हैं उनको पहाड़ों पर बर्फ़ देखना और इस तरह की जो घाटियां हैं, वादियां हैं, उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण हो गया है। लोग जो आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, वो यहाँ पर इतना कूड़ा करकट फैलाते हैं और जिस वजह से यहाँ का तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बर्फ़ जो है पहले बहुत अधिक मात्रा में पड़ती थी लेकिन अभी नहीं पड़ती है। तो यहाँ से सीधा एक सवाल बन जाता है कि युमथांग में प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि आपको कटाओ जाना चाहिए, जो भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और वो पर्यटन स्थल नहीं बना है। इस कारण से वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अभी बर्फ पड़ती है और वहाँ पर पर्यावरण अभी स्वच्छ है। और ये आपके रेडीनेस में भी पूछा गया था कि कटाओ में कोई भी दुकान नहीं है, तो दुकान का ना होना किस तरह से वहाँ पर प्रदूषण को कम कर रहा है, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। और ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कटाओ और जहाँ पर हमें बर्फ देखने को मिल जाएगी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है। कटाओ को अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है, इस कारण यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग आते हैं तो यहाँ पर प्रदूषण भी नहीं होता। इस कारण से यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता जो है वो अभी बरकरार है। युमथांग में अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत सारे लोग आते हैं, इस कारण से वहाँ पर क्या है, प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से वो पहले कटाओ में जाते हैं और कटाओ में बर्फ़ जो होती है उसका आनंद उठाते हैं। लेखिका वहाँ पर कटाओ में पहुंचने के बाद वहाँ पर उनको लगता है कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी है और उनके साथी जो होते हैं वो बर्फ़ में उछल कूद करते हैं, लेकिन लेखिका नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पास जूते नहीं होते हैं बर्फ़ में उछल कूद करने के लिए। और वहाँ पर कोई दुकान भी नहीं है, आसपास कोई दुकान नहीं है, जिस कारण से वो खरीद भी नहीं सकती है। और यहाँ से संबंधित करके रेडीनेस में एक सवाल पूछ लिया गया था कि दुकान क्यों नहीं है, या भारत, और ये भी पूछा गया था कि भारत के जो नागरिक हैं वो किस तरह से एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, पर्यटन स्थलों को बचा सकते हैं, एक विद्यार्थी की क्या भूमिका हो सकती है, यहाँ से भी सवाल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखिका आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर युमथांग वो पहुँचते हैं। और युमथांग में पहुँचने के बाद किस तरीके से वहाँ का वातावरण होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पुलिस छावनी उनको दिखाई देती है। और पुलिस छावनी में देखते हैं कि जो हमारे सिपाही हैं वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में वहाँ पर क्या है, ड्यूटी पर तैनात हैं और ये बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर लेखिका बहुत हैरान हो जाती है, वो उनसे बातचीत भी करती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक सवाल बन जाता है कि जो सिपाही हैं, सीमा पर तैनात जो सिपाही हैं, उनका जीवन किस तरह से, उनका जीवन कैसा होता है, किस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेखिका यहाँ पर क्या बातें बताती है। या ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि सीमा पर तैनात किसी सिपाही से संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए। मान लीजिए आपको सीमा पर जाने का मौका मिलता है, किसी सिपाही से बातचीत करने का मौका मिलता है और संवाद लेखन आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो किस तरह से बातचीत, उस पर किस तरह से आप उनसे बातचीत करेंगे, इस तरीके से वहाँ पर इस तरीके से सवाल बन सकता है। फेरी भेटूला यानी कि फिर मिलेंगे, तो लेखिका जितेन से नेपाली भाषा में बातचीत करती है और जितेन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में बातचीत करना और लोगों को अपनी भाषा में बातचीत करते हुए देखना बहुत ही आनंद का विषय होता है। और ऐसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो देखते हैं। और लेखिका यहाँ पर बताती है कि युमथांग पहुंची तो हम निराश हुए, क्योंकि बर्फ़ से ढके कटाओ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ से सवाल बन सकता है कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। यानी कि आप भी अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं, हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं और फिर हमारे पेपर होते हैं, तो पूरा साल जो पढ़ाई करने का प्रोसेस
है, हर एक क्लास में आप नई नई बातें सीखते हैं, तो जो वो आपका सफ़र है अगर आप उसको एंजॉय करते हैं तो आपकी जो मंजिल है वो भी बहुत ही शानदार होती है। कई बार हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ पेपर में ही खुश होंगे या पेपर के नंबर या पेपर के रिजल्ट के बाद ही खुश होंगे, और उससे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा वक्त होता है, जो रास्ते होते हैं, वो ज़्यादा समय हम लेते हैं। मंजिल तक पहुंचने से पहले जो हमारे रास्ते होते हैं, जो हमारी जर्नी होती है, उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर लेखिका बताने का प्रयास कर रही है। हमारी रियल लाइफ में भी हम इससे मोटिवेशन ले सकते हैं, और आगे लेखिका बढ़ती है तो कुछ और बातें, कुछ और जानकारी यहाँ पर हमें बताती है। और यहाँ सिक्किम के लोगों के बारे में लेखिका बताती है कि सिक्किम के लोगों का मानना है कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। तो यहाँ पर जितेन नार्गे कहते हैं कि पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यानी कि प्रकृति का वो लोग सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि प्रकृति हमें इसके लिए क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। और ये बात सच भी है, क्योंकि हम धीरे धीरे जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारा दिमाग खुलता हुआ चला जा रहा है, हम प्रकृति का सम्मान बहुत कम करते हुए चले जा रहे हैं, और इस कारण से हम देखते हैं बहुत सारी महामारियां, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में प्रकृति का पनिशमेंट ही है, प्रकृति का एक तरह से हम दंड देना कह सकते हैं। तो यहाँ के लोग आसपास की जगह को गंदा नहीं करते, उनका मानना है कि उनको क्या होगा, वहाँ पर दंड मिलेगा और उनकी मौत हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे यहाँ पर और भी रास्ते बनाए जा रहे हैं। और अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो इस इकाई में व्याकरण में आपके कुछ टॉपिक हैं। संवाद लेखन, रेडीनेस भी आया था, आप अच्छे से जान ही गए हैं। संवाद लेखन आता है, और आपका यात्रा वृत्तांत लेखन आ सकता है, आसान है, 9th क्लास में भी आपने किया था। यात्रा वृत्तांत, जैसे लेखिका ने अपनी पूरी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है, तो आपको शब्द सीमा दी जाएगी, लगभग 150 से 200 शब्दों में आपने यात्रा वृत्तांत लिखना है। आपकी कोई भी यात्रा, कोई पहाड़ी यात्रा अगर आपने नहीं भी की है तो कल्पना करके लिख सकते हैं। गाँव की यात्रा या शहर की यात्रा, कोई भी मनपसंद यात्रा या कोई यादगार यात्रा, या कोई ऐसी यात्रा जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ गए हो, ऐसी यात्रा जिसमें आप अपने परिवार के साथ गए हो। तो सवाल कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो किसी एक यात्रा के बारे में आप अपने दिमाग में योजना बना सकते हैं कि अगर पेपर में पूछा जाएगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। संवाद के लिए आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, जैसे आपके रेडीनेस में अभी आया था। और संवाद लेखन बड़ा आसान है, आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। एक आपका समीक्षा लेखन भी टॉपिक है। समीक्षा लेखन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी, या तो पुस्तक, जो पुस्तक आपने पढ़ी है, या फिर कोई भी फिल्म है जो आपने देखी है, इस हिसाब से सवाल पूछा जाएगा कि इसकी आपने समीक्षा लिखनी है। समीक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे आप बुक रिव्यू करते हैं या कोई मूवी का रिव्यू आप देखते हैं, या आप खुद अगर किसी को बताते हैं, तो उस तरीके से आपने समीक्षा लिखनी है। वैसे इसको छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके विकल्प में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समीक्षा लेखन के साथ दूसरा जो प्रश्न आएगा किसी और टॉपिक के ऊपर, आप उसको भी हल कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपको समीक्षा लिखना ही पड़े तो आपको परेशान नहीं होना है। आपने अगर कोई मूवी देखी है तो मूवी में कौन कौन से पात्र हैं, मूवी में क्या स्टोरी लाइन है, सारांश में आप लिख सकते हैं। मूवी से आपने क्या सीखा, समाज से कैसे संबंधित है, क्या आपको पसंद आया, क्या आपको पसंद नहीं आया। अगर आप इस मूवी को लिखते या बनाते तो किस तरीके से लिखते। तो इस तरह के जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो सवाल हैं, उस हिसाब से आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं। उसके अच्छे और उसके बुरे दोनों पहलुओं पर बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार भी उसके साथ जोड़कर लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आज हमने इकाई 2 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाएं आसान ही होने वाली हैं, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आए। आपके पेपर आसान ही आने वाले हैं, इतने मुश्किल नहीं आएंगे। अगर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका सिलेबस है, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।